हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू फ्रैक्ट बायोलॉजी क्लासेस। और लास्ट क्लास के अंदर हम सीख चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है। तो हमें पता चला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती है, यूट्रस होता है, फ्लोपियन ट्यूब होता है एंड वेजाइना होता है एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है एंड मेमोरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फ्लोपियन ट्यूब के बारे में बताया था कि फ्लोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। हमने सेमिनल वेसिक एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था मेल्स में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था मेल्स के अंदर। तो हमने लास्ट क्लास में किया था फिनिश। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था, सो आज की क्लास में हम उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसके डिस्कशन को। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक हिस्से को फिनिश किया था, सो दैट वाज फ्लोपियन ट्यूब। आज की क्लास में हम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट को फिनिश करने वाले हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी यूट्रस। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपको यूट्रस का डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं फ्लोपियन ट्यूब के बारे में। फिम्बरे हमने पढ़ी थी, इन्फेंडिब्यूलम हमने पढ़ा था, एम्प्यूला हमने पढ़ा था और इस्थमस हमने पढ़ा था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। आज हम इस वाले पोर्शन पे मेजरली फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूट्रस की बात करें बेटा, इसका डिस्कशन की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आप यूट्रस के बारे में याद रखेंगे वो याद रखना है कि फ़ीमेल के अंदर ओवरीज दो थी बेटा, फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स दो थे, बट फीमेल के अंदर यूट्रस जो होता है ना वो एक ही होता है बेटा, तो सिंगल यूट्रस पाया जाता है। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, फीमेल में यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है। और कॉमनली बेटा यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, इसको वॉम्ब बोलते हैं, इसको वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और बिकॉज बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस में ही चलता है, मैंने पहले ही बोला है गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 महीने का, वो पूरा यूट्रस में ही कंप्लीट होता है, इसलिए यूट्रस को चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। तो आज हम इसी यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, इसी वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, या इसी चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले हम किससे, इसकी शेप से। तो अगर आप इसकी शेप को ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा एक फ्रूट होता है जो कुछ ऐसा ही दिखता है बेटा। ऐसे में एक फ्रूट खाते हैं जो यूट्रस के जैसा ही दिखता है बट उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम इस फ्रूट को बेटा टर्न कर दें तो ये फ्रूट भी बेटा कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ध्यान से देखिए ऐसे। तो ये कौन सा फ्रूट होता है बेटा, ये पियर होता है, हमने खाया है उसको, पियर होता है। सो हमारा यूट्रस भी अगर आप देखेंगे ये पियर शेप्ड होता है बेटा, बट इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। ठीक है, तो शेप अगर आपको याद रखनी है यूट्रस की तो क्या याद रखेंगे, हमारा यूट्रस जो होता है ये पायरीफॉर्म होता है, पायरीफॉर्म होता है। ठीक है, पायरीफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड होता है। ठीक है, अब यूट्रस फीमेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, ये पेल्विक एरिया में पाया जाता है। और पेल्विक एरिया के अंदर बेटा यूट्रस को पेल्विस की वॉल से या पेल्विस की बून से बेटा, जो आसपास में बोन्स होती है उनके साथ अटैच करने के लिए कुछ लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब ये लिगामेंट्स की वजह से बेटा इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, किसके साथ, यूट्रस का किसके साथ, पेल्विक वॉल के साथ या बॉडी वॉल के साथ फिक्स किया जाता है, ताकि ये मूव ना कर पाए बेटा। ठीक है ना, तो लिगामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोजिशन ऑफ यूट्रस बेटा। ठीक है, अब यूट्रस की अगर हम बात करें बेटा, इसके पार्ट्स की बात करें, सो अगर मैं डायग्राम में भी दिखा दूं आपको, तो यूट्रस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं अलग अलग कलर से, ताकि आपको तीनों अलग अलग से ही दिखाई दे। सो यूट्रस का ये पहला पार्ट है बेटा, जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम ब्लू कलर करते हैं बेटा। सो ये पहला पार्ट हो गया यूट्रस का। दूसरे पार्ट को हम बेटा रेड कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये दूसरा पार्ट हो गया बेटा यूट्रस का। ये और एक पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट बेटा हम अलग कलर से शो करते हैं, तो ये थर्ड पार्ट हो गया यूट्रस का। सो यूट्रस के अंदर बेटा 3 सेक्शंस पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको हम नाम अगर दे दें, तो ये वाला पार्ट जो आपको यूट्रस का दिखाई दे रहा है, इसको हम फंडस बोलते हैं, इसको हम फंडस बोलते हैं बेटा। अब फंडस का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूट्रस का ये बीच वाला पार्ट जो है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी के ऊपर फंडस होता है।
फंडस एक ऐसा जगह है, फंडस एक ऐसा पार्ट है बेटा यूट्रस का जो किन को रिसीव करता है, जो फिलोपियन ट्यूब को रिसीव करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर में, सो फिलोपियन ट्यूब बेटा यूट्रस के अंदर एंटर कर रहा है ना, कहाँ से एंटर कर रहा है, लेटरल साइड से एंटर कर रहा है, मतलब साइड से एंटर कर रहा है। लेकिन फिलोपियन ट्यूब बेटा किस पार्ट ऑफ यूट्रस में एंटर कर रहा है, वो फंडस बॉडी या फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर एंटर करता है। सो फंडस के बारे में इतना ही आपको याद रखना है कि फंडस जो होता है बेटा, फंडस का काम क्या होता है, ये फिलोपियन ट्यूब को दो साइड से रिसीव करता है, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से रिसीव करता है। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा बेटा जब पार्ट्रेशन होगा, जब बच्चे का जन्म होगा, उस समय बेटा कॉन्ट्रैक्शन में भी कौन मदद करता है, फंडस मदद करता है। बच्चे को आगे पुश करने में क्या करता है, मदद करता है। इसको हम पहला पार्ट बोलते हैं, दैट इज फंडस। ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर आप यूट्रस का देखेंगे, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी बेटा, इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो ये पूरा रेड कलर पार्ट क्या है बेटा, बॉडी ऑफ यूट्रस है। और जो लास्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, सबसे नीचे वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सो आप याद रखेंगे यूट्रस के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, फंडस होता है, बॉडी होता है एंड सर्विक्स होता है। अगर यहाँ पे मैं बेटा इन पर्टिकुलर बॉडी की बात करूँ, सो यूट्रस के अंदर बेटा 2/3 पार्ट जो होता है यूट्रस का, ठीक है, 2/3 पार्ट जो यूट्रस का होता है वो किसका बनता है बेटा, वो बॉडी का बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। एंड अगर हम बेटा सर्विक्स की बात करें, सो 1/3 पार्ट जो यूट्रस का होता है बेटा, 1/3 पार्ट जो यूट्रस का होता है वो किसका बनता है बेटा, वो सर्विक्स का बनता है। ठीक है। तो फंडस अपर वाला पार्ट है, तो वो भी ज़्यादा कुछ बनाता है। मेजरली बॉडी इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब अगर हम यूट्रस की तरफ देखें, सेंटर की तरफ देखें, तो यूट्रस में आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, एम्प्टी कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम बेटा यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज यूटेराइन कैविटी बेटा। और यूटेराइन कैविटी ही वो जगह है जहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है। यानी बच्चा इम्प्लांट करने के बाद, जब इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो बच्चे का साइज़ बढ़ेगा, जो बच्चे का ग्रोथ होगा, जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वो सारे काम कहाँ पे चलते हैं बेटा, वो यूटेराइन कैविटी में ही चलते हैं। समझ आया ना। तो डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर चलेगा। और यूट्रस में कहाँ चलेगा, फंडस में नहीं होगा कुछ भी, सर्विक्स में नहीं होगा कुछ भी, वो सारा काम कहाँ चलता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर चलता है। क्लियर। अगर आप सर्विक्स की तरफ देखेंगे, तो सर्विक्स में भी आपको यहाँ पे बेटा थोड़ी सी कैविटी दिखाई दे रही है, हल्की सी एक नैरो कैविटी दिखाई दे रही है, इसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। समझ आया ना। अब सर्विक्स का जो सर्वाइकल कैनाल है, इसके पास बेटा 2 ज़बरदस्त स्फिंक्टर्स पाए जाते, बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, जो एक ऊपर वाले साइड में होता है, एक नीचे वाले साइड में होता है। इन स्फिंक्टर्स का नाम क्या, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये अंदर वाला स्फिंक्टर हो गया और ये बाहर वाला स्फिंक्टर हो गया। इनको हम नाम देते हैं बेटा इंटरनल ऑस, अंदर वाले को हम नाम देते हैं इंटरनल ऑस, एंड बाहर वाले को हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल ऑस। ठीक है। तो ये है इंटरनल ऑस अंदर वाला, और ये है एक्सटर्नल ऑस बाहर वाला। और इन स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है बेटा, इन ऑस स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन ऑस स्फिंक्टर्स का काम ये होता है कि जब बच्चे का ग्रोथ होता है ना, तो बच्चे का साइज़ बढ़ेगा, और जब साइज़ बढ़ेगा बच्चे का, तो ऑटोमेटिकली यूट्रस पे दबाव क्रिएट होगा ना बच्चे के वजन का। तो इन ऑस का काम क्या होता है बेटा, ये बच्चे के वजन को क्या करते हैं, रिटेन करने में मदद करते हैं, मतलब बच्चे के वजन को बेटा मेंटेन करने में मदद करते हैं। बिकॉज अगर ये नहीं होते बेटा, तो फिर बच्चा स्किप होके कहाँ आ सकता था, सर्विक्स में, फिर अबॉर्शन हो सकता था, गिर सकता था बच्चा। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, बिकॉज बोथ द पार्ट्स ऑफ द सर्विक्स बेटा, अपर वाला भी लोअर वाला भी, इसके ऊपर बेटा बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स होते हैं, जिनको हम ऑसेस बोलते हैं। एक होता है अंदर वाले साइड में, एक होता है बाहर वाले साइड में, और 2 ऑस के बीच में छोटी सी कैविटी दिखाई देती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है बेटा, जिसको हम इधर, चलो मैं पिंक कलर का हम यूज़ करते हैं, चलो ये वाला कलर मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा दिखाई देगा। सो अगर हम बेटा यूट्रस के डायमेंशंस की बात करें, सो यूट्रस जो होता है बेटा 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूँ, तो यूट्रस का जो लेंथ होता है बेटा, वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। यूट्रस की अगर हम बेटा विड्थ की बात करें, ठीक है, तो इस लाइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ,
यूट्रस की अगर हम विड्थ की बात करें, ये डायमेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रख लेना बेटा। तो ये 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है बेटा, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। एंड यूट्रस की दीवार की थिकनेस की अगर हम बात करें बेटा, कितना थिक होता है, तो ये थिकनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये थिकनेस दिखाई दे रहा है बेटा। सो 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। तो याद रखेंगे लेंथ ऑफ यूट्रस क्या है बेटा, अगर हम इधर लिख भी थे, ठीक है। सो लेंथ ऑफ यूट्रस क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं। सो लेंथ कितनी है यूट्रस की बेटा, लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो मतलब ब्रॉड जो होता है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। और थिकनेस की, इसके वॉल्स की मोटाई कितनी है बेटा, इसके वॉल्स कितने मोटे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये डायमेंशंस प्लीज़ याद रख लें एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो डायमेंशंस याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्या क्या याद रखा आपने अभी तक। यूट्रस को हम चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन और वॉर्म बोलते हैं बेटा। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस फ्लॉपियन ट्यूब्स को रिसीव करता है। बॉडी के अंदर बेटा प्रॉपर डेवलपमेंट जो बच्चे का चलेगा वो बॉडी के अंदर चलता है। बॉडी 2/3 पार्ट बनाता है बेटा यूट्रस का, मतलब लार्जर पार्ट होता है यूट्रस का। और सर्विक्स जो होता है बेटा वह 1/3 पार्ट बनाता है। सर्विक्स के ऊपर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस, और बीच में एक कैविटी पाई जाती है बेटा, जिस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, सर्विकल कैनाल नाम देते हैं, ठीक है। अब सर्विकल कैनाल के अंदर अगर आप जाएंगे ना, सर्विकल कैनाल की, चलो वो मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। सो ये आई होप बेटा ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा किसी को भी। अब अगर हम यूट्रस के अंदर बेटा इसकी वॉल की बात करें, यूट्राइन वॉल की बात करें, तो यूट्रस का जो यूट्राइन वॉल होता है बेटा वो 3 चीज़ों का बना होता है, ठीक है ना। या मैं बोल दूँ प्रॉपर्ली तो 3 लेयर्स का बना होता है बेटा। इसको हमको हटाना पड़ेगा, कैसे करें, रुके मैं इसको और एक बार इस डायग्राम को ले आता हूँ बेटा किसी और एक पेज पे, ताकि हमारा पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ आ जाए हमको। इसको रुके 1 मिनट। ये देखिए इधर, तो हम पार्ट तो हम समझ ही गए बेटा, पार्ट में आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को भी अभी, ठीक है ना। सो अभी हम बाकी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक आप याद रख चुके हैं यूट्रस के पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस का फंक्शन याद हो गया, बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, और इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी का वो भी क्लियर हो गया, और सर्विक्स में ऑस क्या होता है, कैनाल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। अब ज़रा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप। अगर हम यूट्रस के बॉडी वॉल की बात करें या यूट्रस के वॉल की बात करें, तो यूट्रस के वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। तो मैं अगर कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है बेटा यूट्रस का। ये यूट्रस में भी होता है, सर्विक्स में भी होता है, तो हम खाली इधर शो करते हैं इसको, ठीक है। ये पहली लेयर हो गई। फिर उसके बाद आपको दूसरी लेयर मिलती है बेटा, जिसको मैं रेड कलर में शो करूँगा। सो ये यूट्रस की दूसरी लेयर होगी बेटा, इधर तक मैं दिखा देता हूँ इसको ऐसे। ये सेकेंड लेयर हो गया यूट्रस का। डायग्राम में भी थोड़ा बहुत ही शो हो रहा है आपको, बट फिर भी हम कलर कर लेते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो ये यूट्रस की दूसरी लेयर होगी बेटा, ठीक है, इसके वॉल की दूसरी लेयर होगी। और उसके बाद थर्ड लेयर होती है, तो थर्ड लेयर को मैं 2 कलर में बना देता हूँ, क्यों मैं आगे बताऊँगा आपको। सो ये थर्ड लेयर होगी बेटा हमारे यूट्रस की, थर्ड लेयर। और इस थर्ड लेयर का बाहर वाला हिस्सा जो है ना वो थोड़ा ऐसा होता है, टेढ़ा होता है बेटा, इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मैं, दिखाई देगा वो। सो ये बाहर वाला लेयर बेटा इसका थर्ड लेयर का कुछ ऐसे बना होता है। इसमें ऐसे एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस पाई जाती है, जो आपको अभी डायग्राम में दिख भी रहा होगा बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। सो इन लेयर्स का नाम क्या है, अगर आप ये बाहर वाली लेयर देखेंगे ना, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम बेटा। पेरीमेट्रियम ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और इसका कोई खास काम नहीं होता है। ये जो सेकंड लेयर आपको दिखाई दे रही है इधर, जो मोटी लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं इधर ही फिनिश कर देता हूँ डायग्राम में, ताकि आपको याद रहे। मायोमेट्रियम के बारे में पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे बेटा, दैट इज़ कि मायोमेट्रियम जो है ये बनता है स्मूथ मसल्स का।
ये स्मूथ मसल की लेयर है बेटा, ये स्मूथ मसल से बनी हुई लेयर होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो आप याद रखेंगे बेटा, इस लेयर का काम क्या है, ये हेल्प करता है बेटा इन द पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चे को जन्म देने का समय आएगा, तो बच्चे को जन्म देने के लिए बेटा हमें बच्चे को पुश करना पड़ता है ना, धक्का मारना पड़ता ताकि बच्चा बॉडी से बाहर चला जाए बेटा। सो उस समय पुश करने के लिए जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन या दबाव जनरेट होता है ना बच्चे को बाहर निकालने का, वो दबाव कहाँ क्रिएट होता है बेटा, मायोमेट्रियम में क्रिएट होता है। बिकॉज मायोमेट्रियम की मसल्स उस समय क्या करती है, ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से, हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन जो है बेटा 11th क्लास में जो पढ़ा हुआ है, उस हार्मोन की मदद से बेटा मायोमेट्रियम की मसल्स क्या करते हैं, टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, छोटा। और जब यूट्रस का साइज छोटा होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना यूट्रस का। तो जब वॉल्यूम यूट्रस का डिक्रीज होगा, यूट्रस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस प्रेशर की वजह से हम बच्चे को क्या करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं बेटा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। समझ आया ना। इसके अलावा बेटा मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बेटा ये मायोमेट्रियम क्या करता है, बिकॉज एवरी मंथ बेटा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग होता है या पीरियड होता है। सो उस ब्लीडिंग साइकिल में बेटा जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है, जिसको हमें बाहर निकालना होता है, ब्लड को बाहर निकालना होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए यूट्रस क्या करता है, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उन कॉन्ट्रैक्शंस को भी कौन जनरेट करता है बेटा, मायोमेट्रियम जनरेट करता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ मेंस्ट्रुअल रिमेन्स जो होता है बेटा, उनको भी बाहर निकालने में कौन मदद करता है, मायोमेट्रियम करता है। क्लियर हो गया ना। सो ये फंक्शन है मायोमेट्रियम का, और कोई इसका फंक्शन नहीं है। अब हम आते हैं अंदर वाली लेयर पे। ये जो अंदर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज, इसको पूरी लेयर को हम नाम देते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब इस एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता था, सबसे पहले आप याद रखेंगे बेटा, एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है बेटा जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। यानी इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि ब्लास्टुला बेटा जब बनेगा, तो ब्लास्टुला बनने के बाद कहाँ चिपक जाता है बेटा, यूट्रस की वॉल पे चिपक जाता है ना। तो वो किस वॉल से चिपकेगा, वो एंडोमेट्रियम से चिपकेगा। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा कि एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो लेयर है जिसमें बेटा हर महीने, ठीक है, या 28 डेज में बेटा साइक्लिक चेंज आता है। साइक्लिक चेंज आता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बेटा। साइक्लिक चेंज का मतलब क्या हुआ, इसको इधर समझिए। साइक्लिक चेंज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती है, जैसे मैंने अभी बना ली, तो मैं इसको इधर शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसकी और एक लेयर है बेटा, ऐसे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की जो अंदर वाली लेयर है ना, दिस वन बेटा, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बेसिली, ठीक है। और एंडोमेट्रियम की जो बाहर वाली लेयर है बेटा, जो थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न जैसी बनी हुई है, इसको नाम देते हैं बेटा स्ट्रेटम फंक्शनली। इसको हम स्ट्रेटम फंक्शनली बोलते हैं। होता क्या है बेटा, एवरी महीने मान लो फॉर एग्जाम्पल फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, या 28 डेज़ का साइकिल चल रहा है, तो 28 डेज़ के अंदर क्या होगा, एक दिन डेफिनेटली ऐसा होगा बेटा कि जब इस लाइनिंग को हम ब्रेक कर देते हैं, ये पूरा का पूरा लाइनिंग ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा बेटा, ठीक है। और टूट के ये कहाँ निकलेगा, फीमेल की बॉडी से बाहर निकलेगा, बाहर आ जाएगा बेटा ब्लड के साथ, ठीक है। सो जब हम बोलते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम टूट जाता है, तो पूरा एंडोमेट्रियम नहीं टूटता है, एंडोमेट्रियम का एक ही हिस्सा टूटता है बेटा, जिस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम स्ट्रेटम बेसिली बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनली बोलते हैं। स्ट्रेटम बेसिली हमेशा एंडोमेट्रियम का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, ये इंटैक्ट रहेगा बेटा, इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, ये कभी भी बाहर नहीं आता। सो बाहर जो लेयर एंडोमेट्रियम की आती है ना, दैट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम फंक्शनल बेटा, इसको हम स्ट्रेटम फंक्शनल बोलते हैं। सो एवरी महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डे होगा, सो ये स्ट्रेटम बेसिल, अगर फीमेल के अंदर बेटा इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी फीमेल के अंदर 28वें दिन बेटा ये लेयर क्या होनी शुरू हो जाती है, ब्रेक होनी शुरू हो जाती है।
क्यों ब्रेक होगी उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इतना याद रखो ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होके ये फंक्शनल वाली लेयर क्या आ जाती है, फीमेल की बॉडी से ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। जैसे अब 28वां दिन खत्म होगा तो अगेन दूसरा साइकिल शुरू होगा, या अगेन दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा, तो ये लेयर अगेन बनने लगती है बेटा। ये देख लो अगेन बनने लग गई, वापस बन गई बेटा, ठीक है ना। मतलब ये अगले महीने अगेन फिर से तैयार हो जाती है। तो अगेन अगर जाइगोट नहीं बना तो अगले महीने अगेन ही क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। तो ये हर महीने बनती है गिर जाती है, बनती है गिर जाती है, बनती है गिर जाती है। इसका हर महीने बेटा साइज इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। इस वजह से हम बोलते हैं बेटा कि एंडोमेट्रियम में क्या आती है, साइक्लिक चेंज आते हैं। हर महीने इसका साइज बढ़ता है और डिक्रीज होता है बेटा। लेकिन वो साइक्लिक चेंज क्या पूरे एंडोमेट्रियम में आ रहा है? नहीं, वो एंडोमेट्रियम के एक ही लेयर में आ रहा है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनल बोलते हैं। वो स्ट्रेटम बेसिली में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखेंगे कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है बेटा, ये नेचर में ग्लैंड्यूलर होती है। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्यूलर सेल्स पाई जाते हैं बेटा, ये ग्लैंड्यूलर होती है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और अगर ये ग्लैंड्यूलर है बेटा, मतलब ग्लैंड्स है इसमें, तो वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, सिक्रीशंस का रिलीज करेंगे। तो ये नेचर में सिक्रीटरी भी होती है बेटा, ठीक है। ये नेचर में कैसी होती है, सिक्रीटरी भी होती है बेटा। सो ये ग्लैंडुलर, इसमें ग्लैंड्स होते हैं और ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ग्लैंडुलर एंड सिक्रीटरी है बेटा। समझ आया ना। और एक चीज़ तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या मिल रहा है बेटा, ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल रहे हैं। अब ये ट्विस्ट एंड टर्न है ना, ये सर्विक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इधर आ जाइए, इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा। सर्विक्स के अंदर ये सर्विकल कैनाल दिखाई दे रहा है आपको, तो सर्विकल कैनाल में भी तो बेटा एंडोमेट्रियम होगा। अब सर्विकल कैनाल से जो एंडोमेट्रियम है ना, वो एकदम बेटा फुल होता है ट्विस्ट एंड टर्न से। सो दिस एंडोमेट्रियम ऑफ सर्विकल कैनाल विच इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स बेटा, इसको हम नाम देते हैं आर्बोर विटाई यूटरी बेटा। सो याद रखना आर्बोर विटाई यूटरी क्या होता है, ये सर्विकल कैनाल के अंदर बेटा सर्विक्स का एंडोमेट्रियम होता है, जो एकदम ट्री के जैसा दिखता है बेटा। इतना मतलब ब्रांचड होता है, ठीक है, इतना ब्रांचड होता है बेटा। ये कैसे दिखता है, एकदम ट्री के जैसा दिखता है, बिकॉज ऑफ इट इज ट्विस्ट एंड टर्न्स। सो दिस ब्रांचड पार्ट ऑफ सर्विकल कैनाल और एंडोमेट्रियम ऑफ सर्विकल कैनाल इज कॉल्ड एज आर्बोर विटाई यूटेरी बेटा। समझ आया ना, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। सो ये आपने इसकी 3 लेयर्स पढ़ी और इनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस भी पढ़ लिए बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यूट्रस जो होता है बेटा, ठीक है ना, यूट्रस के अंदर अगर आप देखेंगे यूट्राइन कैविटी है ना, यूट्राइन कैविटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एकदम छोटी है। इस कैविटी को छोटा किसने किया, बिकॉज इसके पास क्या पाए जाते हैं बेटा, ये थिक वॉल्स पाए जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस थिक वॉल्स बेटा, यूट्रस की कैविटी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब हमें पता है बेटा बच्चे का डेवलपमेंट इसी यूट्रस में चलेगा, बच्चा बड़ा इसी यूट्रस में होगा। जब बच्चा बड़ा होगा, 9 महीने खत्म हो जाएगा, तो बच्चे का जन्म होगा ना, तो ध्यान से देख लो बेटा, बच्चा जब जन्म लेना शुरू करेगा, सबसे पहले वो आएगा सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद आएगा वो वेजाइना में, और वेजाइना से वो क्या आएगा बेटा, बाहर आएगा। यानी बच्चा जन्म लेते समय बेटा इस रास्ते को क्रॉस करता है, यूट्रस से आता है सर्विक्स में, सर्विक्स से आता है वेजाइना में। यही रीज़न है बेटा कि हम बोलते हैं कि यूट्रस, यही रीज़न है बेटा कि हम बोलते हैं सर्विक्स प्लस वेजाइना, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, बर्थ कैनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के बीच में से बेटा कौन बाहर आता है, बच्चा बाहर आता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। तो मैं बता सकता हूँ कि यूट्रस वेजाइना के साथ जुड़ता है किसके थ्रू बेटा, सर्विकल कैनाल के थ्रू, या वेजाइना यूट्रस के साथ जुड़ता है बेटा किसके थ्रू, सर्विकल कैनाल। यानी सर्विकल कैनाल कनेक्टिंग लिंक है बेटा, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, किस किस के बीच में, यूट्रस के बीच में एंड वेजाइना के बीच में बेटा। क्लियर हो गया ना। चल, तो मायोमेट्रियम हमने खत्म कर लिया, इंटरनल ऑस खत्म कर लिया हमने, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि यूट्रस के अंदर अगर आप जाएंगे ना, ठीक है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई देती है बेटा एक आर्टरी, एक ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई देती है यूट्रस को। मान लो ये वो ब्लड वेसल है बेटा जो यूट्रस की तरफ आ रही है, ये एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच होती है। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज इलियक आर्टरी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इलियक आर्टरी, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई किसको देती है, यूट्रस को देती है। अब ये इलियक आर्टरी बेटा ब्रांच देती है, जो ब्रांच कहाँ पे आती है, जो ब्रांच यूट्रस पे आती है। ये देख लो, ये ब्रांच यूट्रस पे आ रही है। अब यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल एंटर करती है ना, ये ऐसे कॉइल फॉर्म में रहती है बेटा, ऐसे जैसे कॉइल होता है ना, स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग की फॉर्म ऐसे रहती है बेटा, इस तरीके से स्प्रिंग फॉर्म में रहती है।
और इन स्प्रिंग लाइक ब्लड वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज टॉर्टस ब्लड वेसल्स। टॉर्टस ब्लड वेसल्स, इनको हम टॉर्टस ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ये टॉर्टस ब्लड वेसल्स का होना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज यूट्रस का साइज़ तो 7.5 सेंटीमीटर है बेटा, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इस यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो करने लगेगा तो बच्चे का साइज़ बढ़ेगा ना। जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ेगा, और यूट्रस का साइज़ जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा बेटा, तो यूट्रस स्ट्रेच करेगा ना, यूट्रस फैल जाएगा। इमेजिन कर लो बेटा कि यूट्रस के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल एकदम स्ट्रेट होती, ठीक है ना, एकदम सिंपल स्ट्रेट ब्लड वेसल होती है। तो जैसे यूट्रस फैल जाता तो उसके फैलने की वजह से ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है बेटा? ब्रेक हो जाती है। बिकॉज यूट्रस का साइज जब बढ़ेगा यूट्रस तो फैलेगा, और इमेजिन करो यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स बेटा एकदम स्ट्रेट ब्लड वेसल्स होती, तो उस फैलने की वजह से बेटा यूट्रस की ब्लड वेसल्स क्या हो जाती? कट हो जाती, रप्चर हो जाती। लेकिन नेचर ने क्या किया बेटा? इसने टॉर्टस ब्लड वेसल रखी, मतलब ब्लड वेसल को ऐसा रखा बेटा, ऐसे रखा, कॉइल फॉर्म में ब्लड वेसल रखा, इस तरीके की ब्लड वेसल्स होती है। सो जब यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा तो ये ब्लड वेसल्स ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लूज हो जाएंगी बेटा, और क्या बनेंगी? साइड स्ट्रेट ब्लड वेसल्स बनेंगी जब तक बच्चे का डेवलपमेंट चलेगा, जिसकी वजह से इन ब्लड वेसल्स का ब्रेक डाउन नहीं होता है। और ये सारी ब्लड वेसल्स आती कहाँ से? एब्डोमिनल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम एब्डोमिनल आयोटा से बेटा एक ब्रांच निकलती है जिसको हम इलियक आर्टरी बोलते हैं, और इलियक आर्टरी फिर यूट्राइन आर्टरी को, ये यूट्राइन आर्टरीज दिख रही है आपको बेटा, इनको हम यूट्राइन आर्टरीज बोलते हैं, ये बनती है। और यूट्राइन आर्टरीज कैसी होती है? ये फुल ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट होती है। इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? टॉर्टस ब्लड वेसल बोलते हैं। समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रस बेटा। यूट्रस में जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था लगभग मैंने सारा कुछ ही बता दिया, तो इसको आप एक बार अच्छे से बाद में रिवाइज कर लेना, और ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लेना बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूट्रस क्या हो जाता है? एनसीईआरटी से ज़्यादा ही मैंने बता दिया, तो यहाँ पे हमारा यूट्रस खत्म हो जाता है। अब यूट्रस का फंक्शन क्या है? सबसे पहला इम्प्लांटेशन में मदद करेगा, बिकॉज जब ब्लास्टुला आएगा तो ब्लास्टुला चिपक किस पे जाता है बेटा? यूट्रस पे चिपक जाता है, तो इसका पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा, बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, बिकॉज मायोमेट्रियम प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे की जन्म में भी ये मदद करता है बेटा, ठीक है ना। तीसरा, बच्चे को 9 महीने के अंदर बेटा 9 महीने तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है बेटा? यूट्रस का होता है, बिकॉज यूट्रस ही प्लेसेंटा बनाता है। प्लेसेंटा बनाने के लिए आधा हिस्सा कहाँ से आता है बेटा? यूट्रस से ही तो आता है। तो यूट्रस प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है, या आधा प्लेसेंटा यूट्रस की वजह से बनता है। सो दैट मीन्स बेटा यूट्रस किस में मदद कर रहा है? बच्चे को फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी मदद कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ये फंक्शन है यूट्रस के, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रस। ये हमारा यूट्रस हो जाता है खत्म। सो अगर आप इधर पढ़ेंगे बेटा, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड एज वॉर्म, ऑलरेडी बताया मैंने। शेप ऑफ यूट्रस पियर शेप्ड होती है, पायरिफॉर्म होती है, ऑलरेडी बता दिया। यूट्रस सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, जिसकी वजह से पेल्विक वॉल पे चिपका रहता है, ये भी बता दिया। यूट्रस बेटा वेजाइना में खुलता है किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, यानी यूट्रस एंड वेजाइना के बीच में क्या है बेटा? सर्विक्स है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स को हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं, विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, यानी सर्विक्स और वेजाइना मिल के क्या बनाते हैं बेटा? बर्थ कैनाल बनाते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स का बना होता है, एंड एंडोमेट्रियम बेटा जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, नेचर में कैसे होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं, सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर होती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज, हर महीने बेटा एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज आती है। और मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, और मायोमेट्रियम क्या करता है? पार्ट्रेशन, बच्चे के जन्म के समय बेटा कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करता है। यूट्रस जो होता है बेटा ये प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में। अब इसका मतलब क्या, इसको जरा इस डायग्राम में समझिए आप बेटा, इस डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता इसको, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, तो इसको पूरा ही हाईलाइट कर देता हूँ। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर बेटा, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं इधर बेटा, तो ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये रेक्टम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा, दिख रहा है ना। और अगर आप अपने इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये क्या है बेटा? ये आपको दिखाई दे रहा है यूट्रस, दिख रहा है ना। सो ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया, और फिर ये वेजाइनल कैनाल या वेजाइनल ऑरिफिस हो गया। सो हमारा ध्यान से देख लो बेटा, फीमेल्स का
यूट्रस कहाँ पे होता है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो यूट्रस होता है किस किस के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ डायग्राम में, इधर भी दिया हुआ है। तो याद रखना बेटा, हमारा फीमेल्स का यूट्रस या हमारे फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें यूट्रस भी आएगा, जिसमें सर्विक्स भी आएगा, जिसमें वेजाइना भी आएगा, ये सब कुछ कहाँ पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो यही लाइन वहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं बेटा, इसी लाइन को वहाँ पे मेंशन किया गया और कुछ नहीं। सो क्या लिखा था वहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सो ये लिखा है बेटा, यूट्रस इज प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। अब तो ये क्लियर हो गया। यूट्रस हॉलो होता है बिकॉज यूट्रस के अंदर बेटा यूट्राइन कैविटी होती है जहाँ पे डेवलपमेंट चलता है, इसलिए हॉलो लिखा है। थिक वॉल्ड होता है, हमने देखा बेटा 3 लेयर होती है वॉल में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो थिक वॉल होता है बेटा, मैंने बताया था थिकनेस भी कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। एंड फर्म ऑर्गन, फर्म का मतलब होता है एक ही जगह टिका रहता है, ये इधर उधर मूव नहीं करता है बेटा, बिकॉज इसको हम किससे जोड़ के रख देते हैं, लिगामेंट से जोड़ के रख देते हैं, इसलिए फर्म ऑर्गन होता है बेटा। Uterus is the organ which protects and provides nutrition to the fertilized ovum, enabling it to grow into fully formed fetus. Uterus वो organ है जो fertilized ovum को, fertilized ovum का मतलब क्या होता है बेटा, zygote होता है। fertilized ovum का मतलब क्या होता है, blastula होता है, gestula होता है। ये उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फीटस में। पियर शेप्ड पायरिफॉर्म का मतलब पियर शेप्ड होता है। ये डायमेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी। वेट कितना होता है बेटा, 30 to 60 ग्राम यूट्रस का वेट होता है। पार्ट्स आपने पढ़ लिए बेटा, बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, सर्विक्स ऑफ यूट्रस होता है, सर्विक्स में सर्विकल कैनाल होता है एंड जिसको बर्थ कैनाल भी हम बोलते हैं। क्लियर है ना। द बॉडी ऑफ यूट्रस रिसीव्स ओविडक्ट, बॉडी ऑफ यूट्रस में ओविडक्ट आते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड से, मतलब फ्लॉपियन ट्यूब आता है, और जहाँ पे ये फ्लॉपियन ट्यूब आता है बेटा उस एरिया को फंडस बोलते हैं। द कैविटी ऑफ यूट्रस इज कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू, आज यूट्रस की कैविटी छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी कैविटी नहीं होती बिकॉज इनके वॉल्स थिक होते हैं बेटा। सर्विक्स के पास इंटरनल ऑस होता है एंड एक्सटर्नल ऑस होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड oocyte इज यूजली इम्प्लांटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन जो होता है ना वो कॉमनली पोस्टीरियर वॉल पे होता है, बैक साइड पे होता है बेटा कॉमनली। एंगल ऑफ एंटीवर्जन का मतलब क्या है, इसको ज़रा इस पिक्चर में समझिए बेटा। नॉर्मली हम क्या समझते हैं जब हम डायग्राम यूट्रस का देख लेते हैं, जैसे अब ये डायग्राम देखते हैं बेटा, सो नॉर्मली हमें डायग्राम में लगता है कि यूट्रस एंड सर्विक्स एंड वेजाइना एकदम स्ट्रेट लाइन में है बेटा। अगर आप ऐसे देखेंगे ना, ये मान लो यूट्रस है, ये मान लो सर्विक्स है, ये मान लो वेजाइना है, तो नॉर्मल डायग्राम्स में हमको क्या लगता है कि तीनों क्या है बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ये देखिए नॉर्मली हमको लगता है बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है बेटा। यूट्रस एंड वेजाइना एंड सर्विक्स बेटा स्ट्रेट लाइन में नहीं पाए जाते, ये 90 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं। तो कैसे होता है एक्चुअल में यूट्रस हमारी बॉडी के अंदर, सो वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं बेटा। ये ज़रा ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए ध्यान से बेटा। सो ये लाइन जो मैं अभी खींच रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा यूट्रस को। ठीक है, ये यूट्रस का एक्सीस हो गया बेटा, ये देखिए, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यूट्रस को। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यूट्रस को बेटा। ठीक है ना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ बेटा अभी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेजाइना की एक्सिस को। ब्लैक लाइन मैंने खींची, ये वेजाइना की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, यूट्रस और वेजाइना के बीच में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको बेटा, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। देखने तो मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ, ये देखिए कौन सा कलर है, ये वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है ना। दिस 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एंटीवर्जन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटी। और ध्यान से देख लो बेटा, यूट्रस और वेजाइना स्ट्रेट लाइन पे कि 90 डिग्री के एंगल पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है बेटा, ये स्ट्रेट नहीं होता है बिकॉज इनके बीच में कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन होता है, जिसकी वजह से बेटा यूट्रस एंड वेजाइना स्ट्रेट अरेंजमेंट में नहीं होते, ये 90 डिग्री की एंगल वाली अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, इसको हम एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलते हैं। ये मैंने बता दिया, आर्बोर विटाई तो बता ही दिया, ये याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूट्रस को मैंने बोला था यूट्रस में लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सा लिगामेंट होता है, पेरिटोनियल लिगामेंट एंड फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। दोनों लिगामेंट्स बेटा यूट्रस को एक जगह पे टिकने में बेटा, एक जगह पे मेंटेन अपनी पोजीशन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इलियक आर्टरी ऑलरेडी बता दिया, टॉरस बता दिया, ये इसकी फंक्शंस होगी बेटा। सो यहाँ पे हमारा यूट्रस क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉरस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। ठीक है ना, फिनिश हो गए, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बिकॉज ये भी तो इम्पोर्टेंट है।
सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको मैं अलग कलर देता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए, या इधर ही कर दे क्या, चलो इधर ही कर देता है बेटा, ठीक है ना। सो इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको ये अलग से दिखाई दे। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेजाइना बेटा, जिसको मैं पिंक कलर दे रहा हूँ ना, या चलो येलो कलर कर देते हैं ताकि, चलो ये वाला कलर यूज़ करता हूँ मैं। सो जिस चीज़ को मैंने अभी हाईलाइट किया, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेजाइना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना। वेजाइना को हम कॉलपॉस भी बोलते हैं, वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलपॉस बेटा। अब वेजाइना के बारे में जो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, दैट इज वेजाइना टर्म जो है बेटा, वेजाइना का मतलब होता है लियर और शीथ। वेजाइना टर्म जो है, वेजाइना टर्म का लिटरल मीनिंग क्या है बेटा, लियर और शीथ बेटा। अब फीमेल्स के अंदर वेजाइना जो होता है बेटा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला फीचर इसका होता है बेटा, ये होता है इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से बना हुआ था, इलास्टिक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। दूसरा फीचर जो इसका होता है बेटा, वो होता है ये कोलैप्सेबल होता है एंड डिस्टेंसेबल होता है। मतलब इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बेटा, ठीक है। इट कैन इंक्रीज इन साइज और इट कैन डिक्रीज इन साइज। जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो इसका साइज इंक्रीज होगा, बच्चे का जन्म हो गया बेटा फिर वापस अपनी साइज में क्या आ जाएगा, वापस है। तो कोलैप्सेबल एंड डिस्पेंसेबल होता है बेटा। यूट्रस के अंदर अगर आप जाएंगे बेटा, तो ये अंदर से एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बेटा, ठीक है। फीमेल्स का जो वेजाइना होता है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता बेटा, ये नॉन ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। ओवरी तो ग्लैंड था ही बेटा, ओवरी एंडोक्राइन ग्लैंड था। फ्लॉपियन ट्यूब में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यूट्रस में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सर्विक्स में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। लेकिन वेजाइना एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलता। तो फिर वेजाइना में सिक्रीशंस कहाँ से आती है, वेजाइना का जो वेटनेस है बेटा वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज वेजाइना के अंदर जो सिक्रीशंस आती है ना, एल्कलाइन सिक्रीशंस, वो सर्विक्स से आती है। सो वेजाइना खुद अपने आप को बेटा वेट नहीं रखता है, बिकॉज वेजाइना के पास खुद का कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। सो फिर वेजाइना की जो वेटनेस डेवलप की जाती है बेटा, वो कहाँ से होती है, बिकॉज सर्विक्स से क्या आता है बेटा, फ्लूइड आता है जो वेजाइना को क्या करके रख देता है, वेट करके रख देता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेजाइना जो होता है बेटा, वेजाइना एक्चुअली में अल्कलाइन होता है। नेचुरली एक्चुअल में वेजाइना अल्कलाइन है, लेकिन अल्कलाइन वेजाइना पे तो इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया अल्कलाइन नेचर पे जल्दी फीड करता है बेटा। सो वेजाइना ने क्या किया बेटा, वेजाइना की सेल्स अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कर रखती है, ठीक है। और इस ग्लाइकोजन से निकलता है ग्लूकोज बेटा। और वेजाइना की सेल्स क्या करती है, अपने अंदर बेटा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रखती है जिनको हम डॉन्ड्रोलिन्स बैक्टीरियाज बोलते हैं। दो होते हैं, मैं आगे बता दूंगा अभी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉन्ड्रोलिन्स बैक्टीरिया बोलते हैं इनको बेटा, डॉन्ड्रोलिन्स बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। ये दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, एक को बोलते हैं लैक्टोन्यूस्टॉक। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को एनारोबिकली तोड़ेंगे बेटा, ठीक है। और जब ग्लूकोज एनारोबिकली टूटेगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। यानी वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड बनाया जा रहा है इन बैक्टीरिया की वजह से। जिस लैक्टिक एसिड की वजह से बेटा वेजाइना का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना, मतलब वेजाइना का खुद का पीएच एसिडिक नहीं है। तो फिर वेजाइना ने बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या कर दिया, अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करना शुरू कर दिया। और ग्लाइकोजन से क्या फ़ायदा मिला वेजाइना को, बिकॉज ग्लाइकोजन पे फीड करते हैं बेटा बैक्टीरियाज जिनको हम डॉन्ड्रोलिन्स बैक्टीरियाज बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है बेटा, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर। जब वेजाइना में लैक्टिक एसिड बनेगा तो ऑटोमेटिकली वेजाइना क्या हो जाता है बेटा, एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना। और कितना पीएच हो जाता है वेजाइना का, 4 to 5 होता है बेटा, यानी हाईली एसिडिक पीएच बन जाता है।
लेकिन नेचुरली वेजाइना का पीएच एसिडिक नहीं होता है। अगर एसिडिक पीएच रखना चाहते हैं, एक फीमेल रखना चाहती है एसिडिक पीएच को, उसको कंटिन्यूसली बेटा किसको बनाना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड। लेकिन मेल में ऐसा टेंशन नहीं है, मेल्स के अंदर यूरेथ्रा का पीएच एसिडिक होता है बेटा, किसकी वजह से, यूरिन की वजह से। लेकिन फीमेल्स में थोड़ी वेजाइना से यूरिन पास होता है। वेजाइना से तो बेटा या तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पास होगा, या तो स्पर्म पास होगा, या तो बच्चा पास होगा, लेकिन यूरिन तो यहाँ से पास नहीं होता है ना। इस वजह से बेटा वेजाइना का पीएच एसिडिक नहीं होता है। बट फिर भी ये अपना पीएच एसिडिक बना के रख देते हैं, किसकी मदद से बेटा, शाबाश, इन बैक्टीरियाज की मदद से, जिनको हम डोंड्रलिन्स बैक्टीरियाज बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका वेजाइना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वेजाइना में और कुछ खास है नहीं बेटा। सो दिस इज एंड ऑफ वेजाइना, यूटरस, सर्विक्स बेटा। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। सो टर्म वेजाइना मीन्स शीथ, इसको हम कॉल्पस भी बोलते हैं। इलास्टिक, कोलेप्सिबल, हाईली डिस्टेंसिबल होता है। स्ट्रेटिफाइड, सुकामा सुतीले में होता है, कोई ग्लैंड विलैंड नहीं होता। साइज़ बेटा 7.5 to 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। सो साइज़ कितना होता है वेजाइना का बेटा, 7.5 to 10 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है बेटा, 7.5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जितना यूट्रस का साइज़ है उतना अकेले बेटा वेजाइना का भी साइज़ होता है। चलिए, सिचुएटेड, ये भी बेटा रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में मिलेगा, ऑलरेडी आपको पता है। ये खुलता है बाहर बेटा थ्रू विल्वा, विल्वा में अलग से पढ़ाने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में। इसमें बेटा कोई भी अपना ग्लैंड नहीं होता, तो सिक्रीशन सर्विक्स से आती है। ग्लाइकोजन स्टोर करता है, जिसपे वेजिनल बैक्टीरियाज फीड करते हैं, जिन बैक्टीरियाज को हम डोंड्रलिन्स बैक्टीरियाज बोलते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होता है एंड ल्यूकोनोस्टॉक होता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। पीएच कितना होता है, 4 to 5 होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है नहीं बेटा, यहाँ तक एकदम सारा कुछ क्लियर ही हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थोड़ा सा हम बेटा ओवरी के बारे में पढ़ेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, और ओवरी का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या स्पेसिफिसिटीज़ पाई जाती है। बट अगेन हम इस टॉपिक को इधर ही स्टॉप करेंगे, बिकॉज मेमोरी मेरे को देखना पड़ता है बेटा कि मेमोरी कितना रहेगा, क्या रहेगा। सो आज इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम डायरेक्टली किस पे आते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पे आते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। आज आप ये सारा चीज़ रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।